अच्छा देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जिन कंपाउंड्स को पढ़ रहे होते हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली क्या होते हैं? दे आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मेनली इसमें दो तरह के एलिमेंट ज्यादातर मिलेंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन, जब इनका नाम हाइड्रोकार्बन भी होता है। इनके साथ अब कुछ और ऑक्सीजन भी लगता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपने ओ लेवल में देखा, तो वो भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन ही कहलाते हैं। अच्छा, अब इसमें देखो ओ लेवल का साथ साथ रिवाइज भी करना है, वो साथ साथ मैं रिवाइज भी करवाऊंगा और कुछ नई चीजें भी साथ साथ आती रहेंगी। एएस का भी फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें साथ साथ मिलता जाएगा। हम लोगों ने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखे थे उसमें हम लोगों ने एक पूरी क्या कहते हैं फैमिलीज देखी थी, जिनको हम कहते थे होमोलोगस सीरीज। उसमें हम लोगों ने एल्केन पढ़ा था, मतलब ओ लेवल की बात कर रहा हूँ जो आप लोग पढ़ के आए हुए हो ना। एल्केन होता है, एल्कीन होता है, फिर एल्कोहल्स पढ़ा था, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ा था, फिर जो है एस्टर्स देखा था, फिर फाइनली पॉलीमराइजेशन देखते हो लेवल में। तो फिलहाल हम लोग एल्केन से स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें एक चीज और आती है ए लेवल ऑर्गेनिक में, नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, नेमिंग जो है मैं डायरेक्टली आपको नेमिंग पे जम नहीं करवाऊंगा, मैं पहले आपको एल्केन और एल्कीन पढ़ाऊंगा, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी हम नेमिंग करते जाएंगे। जब याद आ जाएगी ना, रिकॉल हो जाएगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, तो फिर मैं आप लोगों को नेमिंग पे लेके जाऊंगा। तो नेमिंग बीच बीच में भी चलेगी, और फिर हमारे पास नेमिंग जो है एंड में भी एक बार दोबारा से हम नेमिंग की प्रैक्टिस करेंगे। सही। अच्छा, इसके अलावा फिर हमारे पास दो नए सीरीज आ जाएंगी, दो नई फैमिलीज आ जाएंगी, जिसमें हम एक का नाम होता है एल्डिहाइड्स और एक का नाम होता है कीटोन्स। तो फिलहाल आज की क्लास हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम एल्केन को देख लेते हैं। एल्केन जो होते हैं हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड बना हुआ होता है, और ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका नाम होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला आप लोगों ने देखा है वो होता है CnH2n+2। अच्छा, अब हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर किसी कंपाउंड में किसी हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन है। अच्छा देखो, CnH2n+2 जो हम लोग अगर हमारे पास किसी हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन एटम होता है ना, तो उस एक कार्बन एटम के नाम को हम कहते हैं मीथ, METH। और अगर दो कार्बन एटम होते हैं तो उसके नाम के साथ आ जाता है ईथ। और अगर तीन कार्बन होते हैं तो उसके नाम के साथ आता है प्रॉप। चार कार्बन होते हैं तो उसके नाम के साथ आता है ब्यूट। पांच कार्बन होते हैं तो उसके नाम के साथ आता है पेंट। छह कार्बन होते हैं तो उसके नाम के साथ आता है हेक्स। सेवन होंगे तो हेप्ट। और अगर एट कार्बन एटम्स होंगे तो उसके नाम के साथ आ जाएगा ऑक्ट। तो ऑक्ट तक आपको पता होने चाहिए, नाम याद होने चाहिए, उसके आगे जरूरत नहीं है। तो जो पहला एल्केन बनेगा ना, इसमें जो जनरल फॉर्मूला मैंने लिखा है, इस जनरल फॉर्मूला में जो एन है वो बेसिकली हमें रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर कार्बन एटम मेरे पास वन है तो एन की जगह पे मैं वन रखूंगा। तो पहला जो मेरे पास हाइड्रोकार्बन बन जाएगा उसका नाम बन जाएगा, एक कार्बन इसमें होगा तो उसका नाम बन जाता है मीथेन। मीथ जो है वो फर्स्ट कार्बन को, एक कार्बन को शो कर रहा है, और एन शो कर रहा है कि वो एल्केन है। सही है। तो इसका नाम बन जाएगा मीथेन। इसमें कार्बन वन और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? एन की जगह पे जब वन रखोगे फॉर्मूले में तो 2 × 1 = 2 + 2 CH4 इसका फॉर्मूला बन जाता है। इसी तरह दूसरा जो होगा इथेन,
उसका सर फॉर्मूला बन एन जाएगा, को आप क्या बोल रहे हैं? एन इज व्हाट? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एन, मीथेन में N1 होगा, इथेन में N2 होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कह रहा हूँ। सही है। जी सर। प्रोपेन में N क्या हो जाएगा, प्रोप होता है 3, तो N3, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा C3H8। इसी तरह ब्यूटेन में कार्बन 4 होंगे, तो ये बन जाएगा C4H10। पेंटेन में कार्बन 5 होंगे, तो ये बन जाएगा C5H12। और फिर हेप्टेन, ये बन जाएगा C6H14। इसी तरह फिर हेक्सेन, ये बन जाएगा C7H16। और ऑक्टेन बन जाएगा C8H18। अगर गौर से देखो तो एवरी मेंबर इज बीइंग डिफर्ड बाय CH2, मतलब सब में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। सही है। अच्छा, इसी तरह इनका अगर मैं वो बनाऊं ना, क्या कहते हैं, फॉर्मूला हमने जो लिखा है ना, ये हमने देखो अभी इसका नाम लिखा है और इनके वो लिखे हैं, क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज लिखे हैं। पहले हमने इसका नेम लिखा और दूसरा फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा। अच्छा, एक होता है इनका डिस्प्लेट फॉर्मूला। डिस्प्लेट फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें मैं सारे के सारे इनके बॉन्ड्स शो कर दूंगा। जैसे मीथेन है, तो मीथेन में मैं इस तरह से जो इसकी कोवलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं ना, बस डॉट एंड क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं है, जो हो जाएगा मीथेन। इसी तरह इथेन क्या हो जाएगा, 2 कार्बन। 2 कार्बन में कैसे बनाऊंगा, 1 2, बाकी जगह हाइड्रोजन लगा होगा। ये सब तुम लोग करके आ चुके हो, ठीक है, ओ लेवल में। प्रोपेन हमारे पास क्या होता है, 1 2 3 कार्बन और फिर बाकी हर जगह पे हाइड्रोजन लगा दो, तो ये प्रोपेन बन जाता है। ब्यूटेन के लिए हम 4 कार्बन, ऑक्टेन जैसे मैं ऑक्टेन बना लेता हूँ आखिर में, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी सब जगह पे कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए मैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दूंगा। तो ये जो हमारे पास चीज बनेगी, ये हम कहते हैं इसको डिस्प्लेट फॉर्मूला। इसके अलावा फिर हम लोगों ने एक तरह का फॉर्मूला और देखा है वो लेवल में, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। और स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है कि उसमें मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में तो पूरा सब कुछ कंडेंस करके लिख दिया ना, स्ट्रक्चर फॉर्मूला में मैं हर कार्बन को अलग अलग करके लिखूंगा। जैसे CH4 का तो यही रहेगा, लेकिन इथेन से मैं लिखूंगा एक कार्बन, उसके साथ 3 हाइड्रोजन है, फिर दूसरे कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन है। इसी तरह प्रोपेन का मैं यूं लिखूंगा, CH3, सेकंड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और फिर CH3। ब्यूटेन का क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3। इसी तरह पेंटेन का क्या हो जाएगा, CH3 CH2 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 और CH3। हेप्टेन का CH3। अब CH2 हेप्टेन में देखो टोटल 7 है, 4 बीच में जो है वो 4 CH2 आना है, तो मैं 4 CH2 यूं भी लिख सकता हूँ। 4 नहीं, सॉरी, 5 आने हैं, तो मैं यूं करके भी लिख सकता हूँ और फिर CH3 लगा दो। ठीक है। हेक्सेन और हेप्टेन जो है ना, मैंने ऊपर नीचे क्या कहते हैं, ये दिस इज हेक्सेन एंड दिस इज हेप्टेन। ठीक है, नीचे वाला 7 हेप्टेन होता है। और ऑक्टेन का मैं फिर CH3 CH2 CH2 या सारे लिखो, या मुझे पता है कि इसमें टोटल 8 आने हैं, तो 6 बीच में आएंगे CH2, यूं भी लिख सकते हो, या फिर इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप CH2 जो है वो 6 बार लिखो। सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई सवाल है यहाँ तक किसी का, पूछ सकते हो। No, sir, no doubts.
अच्छा जी, ये ना इनके सब दिए हुए तो हैं, लेकिन तुम लोगों को थोड़ी सी ना वो लेवल, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर हम लोग ये जो पूरी फैमिली होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं कि ये होमोलोगस सीरीज फॉलो कर रही है। और वो जो होमोलोगस सीरीज होती है, जैसे पहले आया CH4, फिर आया C2H6, C3H8, C4H10, C5H12। तो every member in the homologous series is actually differ by CH2 group, पहली बात। दूसरी बात ये कि सबके सब एक ही जनरल फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं, CnH2n+2। तीसरी बात ये कि डाउन द सीरीज सबके कुछ पूछ रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? आप कौन, अपना जरा नाम इसका जो हमने आइसोमर देखा था ब्यूटेन का, वो क्या था कि हमने एक कार्बन को हटा के दूसरे कार्बन पे लगा दिया था और इसकी ना चेन ब्रेक करके ब्रांच बना दिया था, तो ये आइसोमर बन जाता है ब्यूटेन का। अच्छा, हम लोग जब नाम देते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल जैसे ये स्ट्रेट चेन है हमारे पास, पहला वाला ब्यूटेन। अब आहिस्ता आहिस्ता देखो नेमिंग में डालता रहूंगा, और फिर जब पूरी ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो नेमिंग एक बार दोबारा से रिकॉल करेंगे, तुम्हारे पास चीजें आएंगी समझ। तो इसका नाम हमने दिया हुआ है ब्यूटेन। अब देखो जो आइसोमर होते हैं ना, उनकी खास बात क्या होती है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो है, पहले वाले का भी C4H10 है, दूसरे वाले में भी 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, तभी वो एक दूसरे के आइसोमर है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो नेमिंग इसकी करेंगे ना, इसकी नेमिंग भी डिफरेंट होगी। मतलब नेमिंग में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब इसमें एक ब्रांच में आ गया है, तो जो ब्रांच में आ गया है उसको फिर काउंट नहीं करेंगे, जो स्ट्रेट चेन है वो लॉन्गेस्ट चेन होती है हमारे पास। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन कार्बन को नंबरिंग देते हैं 1 2 3। और सेकंड कार्बन पे जो है ना नीचे क्या लगा हुआ है, CH3 अलग से लगा हुआ है ना, तो जो CH3 होता है ना उसको हम लोग पढ़ते हैं मिथाइल। इसी तरह अगर C2H5 होगा, इसको हम पढ़ेंगे इथाइल। जैसे ये CH4 था ना हमारे पास, CH4 में से एक हाइड्रोजन आप कम कर दो तो ये मिथाइल रेडिकल कहलाता है। मतलब रेडिकल क्या मतलब है कि इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है जो कि वो किसी के साथ नया बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह C2H6 में से एक हाइड्रोजन आप कम कर दो तो वो बन जाता है इथाइल। फिर C3H8 में से आप एक हाइड्रोजन कम कर दो तो वो बन जाता है प्रोपाइल, एंड सो ऑन। तो फिलहाल यहाँ पे जो CH3 अलग से लिखा हुआ है ना, तो इसका हम अलग से एक नाम बोलेंगे मिथाइल। और इसकी नेमिंग कैसे देंगे, हम बोलेंगे कि जो मिथाइल लगा हुआ है वो लगा हुआ है सेकंड कार्बन पे, तो हम उसको बोलेंगे 2 मिथाइल। और जो स्ट्रेट चेन है उसमें 3 कार्बन है और तीनों सिंगल बॉन्ड है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये तरीका होगा इसको नाम देने का। अब ये इसकी काफी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करनी है हमें नेमिंग देने की इसकी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं बीच में तुम्हें ना इंजेक्ट करवाता जाऊंगा कि नेमिंग कोई कोई चीज होती है, आयोपैक नेमिंग। बहरहाल ये आइसोमेरिज्म हम लोगों ने देखी थी जो कि सिंपल सी थी हमारे पास। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल पेंटेन के आइसोमेर बनाने के लिए तुम्हें बोला जाए, तो पेंटेन जो होता है C5H12, तो इसमें हमारे पास 5, अगर स्ट्रेट पेंटेन में बनाऊं तो 5 कार्बन की चेन होगी। इस तरह अगर इसके ब्रांचेस बनानी है तो एक कार्बन तुमने यूं लगा दिया तो ये एक आइसोमर बन जाएगा, इसके अलावा एक कार्बन तुमने ऊपर और नीचे लगा दिया तो ये एक आइसोमर बन जाएगा। तो पेंटेन के भी हमारे पास 3 इस तरह से आइसोमर बन जाते हैं। ये तो हमारे पास बहुत ही बेसिक टाइप की आइसोमेरिज्म है जो हम लोगों ने पढ़ी, और उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो अब इनमें मैं नेमिंग करने जाऊंगा ना इस 3 पेंटेन की अलग अलग। देखो कार्बन के साथ अगर मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ है ना, तो बाकी सब जगहों पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ स्ट्रक्चर फॉर्मूला की फॉर्म में, बॉन्ड अगर मैं नहीं दिखा रहा डिस्प्लेड फॉर्मूला, तो जहाँ कार्बन की बाकी वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन पूरी करेंगे। ठीक है, 4 बॉन्ड होने चाहिए कार्बन के, जैसे ये वाला कार्बन है ना सेकंड वाला, इसके 4 बॉन्ड का है, एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, नीचे CH3 के साथ, और एक ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ, इसलिए इसके साथ एक ही हाइड्रोजन आएगा।
बाकी ये वाला जो कार्बन है इसमें, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि 4 बॉन्ड बन गए, जगह ही नहीं है। अब इनकी अगर नेमिंग करने जाओ ना, तो ये वाला तो पहला वाला जो स्ट्रेट चेन है ना, वो तो पेंटेन है 5 कार्बन वाला। दूसरे वाले को नेमिंग करने जाओगे तो पहले तो आप लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करोगे इसमें, स्ट्रेट चेन जो होगी ये वाली, और फिर इस लॉन्गेस्ट चेन को नंबर दोगे। नंबरिंग ऐसे दोगे कि आपने पहले कार्बन दे दिया 1 2 3 4। अब नंबरिंग आप ऐसे भी दे सकते थे, राइट टू लेफ्ट कर देते, जैसे मैं ग्रीन में लिख रहा हूँ ना नीचे 1 2 3 4। लेकिन हम ऐसे क्यों नहीं दे रहे कि जो ब्रांच में चीज लगी हुई है ना CH3 नीचे, वो छोटे से छोटे नंबर पे आनी चाहिए। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट दूंगा तो वो सेकंड कार्बन पे आएगी, लेकिन अगर मैं नंबरिंग राइट टू लेफ्ट दूंगा तो वो थर्ड कार्बन पे आएगी। तो मैं नंबरिंग लेफ्ट टू राइट दूंगा ताकि वो छोटे कार्बन पे सेकंड कार्बन पे आए। और इसको हम नाम देंगे तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, और इस पूरी चेन का नाम हो जाएगा ब्यूटेन। 4 कार्बन है ना सिंगल चेन में, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसी तरह अगर मुझे इसको नाम देना पड़ जाए ये वाले को, तो इसमें पहले लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करेंगे, फिर इसको नंबरिंग देंगे, ठीक है, 1 2 3। और जो हमारा ब्रांच में लगा हुआ है CH3, वो दोनों के दोनों सेकंड कार्बन पे लगे हुए हैं। तो मैं 2 बार 2 लिखूंगा, 2,2। 2 मिथाइल लगे हुए ना, तो 2 को हम कहते हैं डाई, ठीक है। 1 को हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं मोनो। अगर डबल कोई चीज शो करनी होती है 2, तो उसके लिए हम लिखते हैं डाई। और अगर 3 शो करना होता है तो उसके लिए हम लिखते हैं ट्राई। और अगर 4 शो करना होता है तो उसके लिए हम लिखते हैं टेट्रा। इसी तरह 5 के लिए पेंटा होता है एंड सो ऑन। बस यहाँ तक हमारे पास जरूर आता है, ट्राई तक। टेट्रा भी आ जाता है कभी कभार, ये भी पता होना चाहिए। तो इसका नाम क्या बनेगा, 2 2। 2 मिथाइल लगे हुए ना, 2 2 डाई मिथाइल। और स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन है, तो डेट वुड बी 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो नेमिंग करने के लिए बेसिकली हम करते क्या है, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर ब्रांच में देखते हैं कि क्या क्या लगा हुआ है, उसके हिसाब से नंबरिंग करके नाम लिख रहे होते हैं। और जब, और यहाँ पे 2 और 2 इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि सेकंड कार्बन पे ही मिथाइल है, दूसरा भी सेकंड कार्बन पे ही मिथाइल है। लेकिन अगर कुछ इस तरह का मेरे पास मॉलिक्यूल हो, जैसे मेरे पास ये CH3 CH, यहाँ पे लगा हुआ है CH3, ये C है, और लेट्स से यहाँ पे मैंने लगा दिया C2H5, एंड देन दिस इज CH3 CH CH2। तो इसमें अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करूंगा तो वो तो ये वाली हो गई। अब नंबरिंग में लेफ्ट टू राइट स्टार्ट कर दूं या राइट टू लेफ्ट स्टार्ट कर दूं, ब्रांच दोनों पे कुछ ना कुछ आ ही गई। तो सेकंड कार्बन पे मेरे पास लगा हुआ है मिथाइल, और जो फोर्थ कार्बन है उस पे लगा हुआ है इथाइल। अब ये दोनों अलग अलग कार्बन पे लगे हुए हैं, तो मुझे अलग अलग उनका नंबर लिख के नाम भी लिखना पड़ेगा। तो पहले पे लगा हुआ है, सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है ना, तो उसको मैं बोलूंगा 2 मिथाइल। नंबर और लेटर जब भी मैं नेमिंग में लिखता हूँ, नंबर और लेटर मतलब नाम, तो वो डैश से सेपरेट करते हैं। और अगर 2 नंबर एक साथ लिखने की जरूरत पड़ जाए, जैसे ऊपर लिखा था 2 2, तो फिर वो हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो दिस इज 2 मिथाइल, और फिर फोर्थ कार्बन पे लगा हुआ है इथाइल। अच्छा, अब इसमें मैं भी ये गलती कर रहा हूँ, इसमें जो ना एक चीज का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। जब आप नेमिंग करते हो ना, तो जो ब्रांच में आप चीजें लिख रहे हो इथाइल मिथाइल, तो वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्या मतलब है कि इथाइल पहले लिखूं या मिथाइल पहले लिखूं। तो इथाइल शुरू होता है ई से, मिथाइल शुरू होता है एम से। ई पहले आता है, तो मैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखने के लिए इथाइल पहले लिखूंगा बेसिकली। तो इथाइल मेरा लगा हुआ है फोर्थ कार्बन पे, तो मैं इसको यूं नाम दूंगा 4 इथाइल 2 मिथाइल। और जो स्ट्रेट चेन है उसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो 4 इथाइल 2 मिथाइल 5 कार्बन होता है पेंटेन। तो ये इसका नाम बनेगा। नेमिंग आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ समझने की कोशिश करना, नेमिंग थ्रू आउट में चलाऊंगा,
और फिर नेमिंग को दोबारा से एक साथ सबका एक साथ पढ़ लेंगे। लेकिन अगर नेमिंग में मैंने डायरेक्ट अल्कोहल भी तुम्हें बता दिया तो पहले तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा अल्कोहल्स क्या आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या आते हैं। तो या तो पहले हम पूरी ओ लेवल रिवाइज करें, जो कि ऐसा हम नहीं करेंगे, हम लोग साथ साथ चलेंगे, इसी में एएस इंजेक्ट करते जाएंगे, तो एक साथ नेमिंग समझ नहीं आ जाएगी सबकी। कहने का मकसद ये। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो वन? चलो, No doubts. अच्छा जी। फिर हम लोग एल्केन्स में देखते हैं उनके सर रिएक्शन। एल्काइल वाला बता दें। क्या चीज बिलाल? एल्काइल वाला जो आप बोल रहे थे ना, मिथाइल लगेगा, वो लगेगा, वो बता दें मुझे। समझा नहीं मैं। नेमिंग पूछ रहे हो? ये जी नाम लिखा है। हाँ, एल्काइल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा लगाना है? पहले कौन सा लिखना है ये पूछ रहे हो? सर कौन सा लगाना है ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कौन सा कहाँ लगाना है ये तो लगाना नहीं है, तो हमें लगा हुआ मिला है। ये फॉर्मूला उसने दिया है, हमें दिखाया है, तो इसको देख के मैंने सिर्फ इसका नाम दिया है। ये C2H5 कहाँ लगना है कहाँ नहीं, तो लगा हुआ देगा मुझे। अब उसने जहाँ भी लगा हुआ दिया है वो फॉर्मूला है, वो मॉलिक्यूल है पूरा। यही पूछ रहे थे? और सर ये कैसे पता चलेगा पहला वाला कौन सा लिखना है? पहला वाला कौन सा लिखना है, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलोगे। इथाइल पहले इसलिए लिखा है क्योंकि ई पहले आता है ना, और मिथाइल बाद में लिखा है क्योंकि एम बाद में, ABCD, ई पहले आता है एम बाद में आता है, इस तरह से करेंगे। और अच्छा बोलो। सही है। फारिस कुछ पूछ रहे थे? Where did you get the dimethyl? You got it from CH3 on one side and CH3 on the other side, right? यस। पूछ क्या रहे हो फारिस? Methyl or ethyl, because you have two methyl, that'll be like dimethyl, right? यस। And then Had you have there been one two methyl or two ethyl, we would use diethyl or dimethyl. But if okay. there is only one, we are not supposed to use mono. So it's by default it's single. ठीक है? Okay. अच्छा, then we have reactions of alkanes. अच्छा, वेरी फर्स्ट रिएक्शन एल्केन्स में जो हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, लेट्स से इफ वी हैव मीथेन CH4 और ऑक्सीजन के साथ अगर उसको हीट करें तो वो जल जाता है, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, हाउ डू वी बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन? जो यहाँ पे एटम्स ऑफ कार्बन होते हैं वो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं, और यहाँ पे 4 लिखा है तो इट बिकम्स हाफ ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा फिर, 1 2 जार 2 और 2 1 जार 1, तो डेट इज 4। तो 4 यहाँ पे बनाने के लिए व्हाट वुड वी डू इज 4 को डिवाइड बाय 2 करेंगे और यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अच्छा जी। इसी तरह अगर मेरे पास कोई और एल्केन जैसे ऑक्टेन है C8H18, इसको ऑक्सीजन के साथ कंबशन करोगे तो इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और उसको हम बैलेंस कैसे करते हैं, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 लिख दिया, यहाँ पे 18 है तो उसको हाफ करके वाटर के साथ 9 लिख दिया। और फिर ऑक्सीजन हमारे पास राइट साइड पे कितना हो गया है, 8 2 जार 16, 9 1 जार 9, 16 प्लस 9 इज 25, तो 25/2 मैं ऑक्सीजन के साथ लिख दूंगा। ये कंबशन इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। कंबशन हम लोगों ने ओ लेवल में दो तरह की देखी है। एक तो होती है कंप्लीट कंबशन इन विच ऑक्सीजन इज इन एक्सेस and all of the hydrocarbon is completely burned to produce carbon dioxide and water. Another combustion was incomplete combustion. Incomplete combustion में हमारे पास क्या होता है कि for example oxygen if not present in excess, so what happens in the product, carbon monoxide भी बनता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ।
अब दिस कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेसिकली अ टॉक्सिक या पॉइजनस गैस, टॉक्सिक तो नहीं, पॉइजनस गैस, और बिकॉज इट कंबाइंस इरिवर्सिबली विथ हीमोग्लोबिन, सफोकेशन करवा देती है ये गैस। तो जितना कंबशन आपने पढ़ा है यहाँ पे ओ लेवल में, उतना ही ये लेवल में भी है। और ये जो बैलेंसिंग है ना, इसका हमने मोल्स में भी क्वेश्चन किया था। हाइड्रोकार्बन की बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे हमने मोल्स में क्वेश्चन किया था CXHY था। मीथेन गैस का सर हम्फी डेवी वाला क्वेश्चन, उसमें क्या था कि उन्होंने जब इसकी बैलेंसिंग की थी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना था, यहाँ पे X उठा के लिख दिया था और यहाँ पे Y/2 लिख दिया था। फिर ऑक्सीजन राइट साइड पे कितना हो गया था 2x और Y/2, और इसको फिर होल डिवाइड बाय 2 किया था। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास जो बन जाता है x प्लस Y/4, और x प्लस Y/4 हमने यहाँ लिखा था। ठीक है, ये तो बैलेंसिंग हमारे पास हाइड्रोकार्बन इक्वेशन की थी, ये हम लोगों ने वहाँ भी की है। मोल्स के चैप्टर में क्वेश्चंस करते वक्त हम लोगों ने ये बैलेंसिंग की है, एंड दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग जो कि आप सबको आनी चाहिए। कोई सवाल तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम इस बैलेंसिंग में, या अगर किसी को कुछ याद नहीं आ रहा तो पूछ लो जल्दी से। सही है। सर अगर हम एग्जाम में ऐसे लिख के हम लोग बैलेंस करें तो एग्जामिनर मार्क्स तो नहीं काटेगा? कैसे लिख के? एरो बना के? जी जी जी, ऐसे बिल्कुल जैसे आप कर रहे हैं, नहीं एक्स नहीं, का वैल्यू एरो देख के वाई का वैल्यू। एक्स और वाई की जगह कोई नंबर लिखा हुआ होगा ना। देखो इसका जब हमने क्वेश्चन किया था तो हम लोगों को उसने ये पूरी चीज लिख के दी थी, और ऑक्सीजन के साथ उसने यहाँ पे यूं कर दिया था, और फिर कहा था कि इसको कंप्लीट करो। तो हमें पता होता है कि जो कार्बन के एटम्स हैं वो हाफ ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं। यहाँ पे x आता है, यहाँ पे Y/2 आता है, और फिर इसको कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे x प्लस Y/4 आता है। लेकिन अगर कोई नंबर लिखे हुए हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने C15 H32 लिखा हुआ है, और इसको बैलेंस करना है, तो फिर आप नंबर लिखोगे ना, x और y थोड़ी लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे 15 है तो यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 32 है तो 32 का हाफ आ जाएगा यहाँ पे, जो कि कितना होता है 2 1 2 2 16। 16। ठीक है, और फिर ऑक्सीजन आप काउंट करोगे राइट साइड पे तो 15 2 30 और 16, तो 30 प्लस 16 कितना बन गया 46। 46। तो 46 का हाफ आप यहाँ पे लिख दो, 46/2, और या तो सॉल्व करके 23। 23। तो ये एरोज नहीं बनाना, समझाने के लिए बताया ना तुमने। ओके सर। ठीक है, बिलाल क्या रिपीट करने के लिए कह रहे हो? राहिम समझ आई बैलेंसिंग अब? जी सर समझ आ गई। बिलाल आप क्या रिपीट करने का कह रहे हो? ओके चलो। अच्छा, दूसरा रिएक्शन जो हम लोगों ने एल्केन का देखा था वो था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट बिफोर वी स्टार्ट स्टडिंग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैं ना तुम लोगों को कुछ चीजें बतानी है कि देखो हमारे पास जब भी कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है ना, ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, उसको हम कहते हैं फिजन। केमिस्ट्री में फिजन कहते हैं, ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा देखो, अब मेरे पास फॉर एग्जांपल एक दो तरह की फिजन होती हैं। एक होता है होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है। क्लोरीन मॉलिक्यूल में मुझे पता है कि एक सिंगल बॉन्ड होता है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ हुआ होता है।
अगर इसको इस तरह से ब्रेक किया जाए कि इस बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक किया जाए कि जो क्लोरीन के अपना एटम है वो क्लोरीन हर क्लोरीन एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले ले, तो ऐसी ब्रेकिंग को हम कहते हैं होमोलिटिक फिजन। मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वली डिवाइडेड, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो उसके पास चले गए, इज इक्वली, ऐसी फिजन को हम कहते हैं होमोलिटिक फिजन। अच्छा, होगा क्या, जो लेफ्ट वाला क्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो राइट वाला क्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट शेल में भी हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखो क्लोरीन हमें पता है कि जो नेचुरल स्टेट में क्लोरीन जो है वो Cl की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। प्रोडक्ट टेबल में हम जरूर लिखते हैं क्लोरीन एटम, लेकिन क्लोरीन कभी भी सिंगल एटम जो है उसकी फॉर्म में रहता ही नहीं है, वो तो Cl2 बना के रहता है, क्योंकि ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसको इसका जिंदगी का मकसद ही एक होता है कि मैं रिएक्ट करके अपनी वैलेंसी पूरी कर लूं, तो वो दूसरे क्लोरीन के साथ फौरन बॉन्ड बना लेता है, या कोई और मिल जाता है तो उसके साथ बना लेता है। तो जब इस फॉर्म में कोई भी प्रोडक्ट टेबल में जिस फॉर्म में लिखे हुए होते हैं ना, उनको हम रेडिकल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉन मेटल्स हमारे पास जो होते हैं उनके पास कुछ वैलेंसी उनको कंप्लीट करनी होती है। तो ये जो हमारे पास जिस फॉर्म में एटॉमिक फॉर्म में जिस फॉर्म में प्रोडक्ट टेबल में लिखे होते हैं ना, अगर इस फॉर्म में नेचुरल स्टेट में तो आपको वो एग्जिस्ट करता हुआ मिलेगा ही नहीं, लेकिन ड्यूरिंग अ रिएक्शन अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं तो ये जो जो क्लोरीन एटम जनरेट हो रहे हैं उनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। और ये फ्री रेडिकल दे आर वेरी रिएक्टिव, इनका फौरन काम ही यही होता है कि बस रिएक्शन करो वापस बॉन्ड बनाओ। Sir, free radicals are made when? During homolytic fission, when each atom have its own electrons only, that's it। ना उसने कोई लूज किया हुआ है ना गेन किया हुआ है, जितना इलेक्ट्रॉन उसके पास होना चाहिए एज पर इट्स प्रोटॉन नंबर वो फ्री रेडिकल है। और इट इज फॉर्म ड्यूरिंग होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन कब होगी, जब शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली डिवाइड हो जाएगा, दोनों के जो इलेक्ट्रॉन थे वो वापस उनके पास चले जाएंगे, तो फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। फ्री रेडिकल्स आर वेरी रिएक्टिव। And free radical can be considered Cl2. नहीं, सी फ्री रेडिकल इज Cl, जस्ट Cl। उसके पास हम लोग फ्री रेडिकल ऐसे दिखाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन उसका दिखा देंगे डॉट से, जैसे CH3 हमने CH4 से हमने इसको ब्रेक करके, जैसे ये CH4 है ना, तो अगर मैं एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करूं इस तरह से कि जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के पास रह जाए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास रह जाए, तो ये जो बकिया रह गया हमारे पास, इस कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अभी, तो दिस इज ऑल्सो अ फ्री रेडिकल, जिसको हम कहते हैं CH3 फ्री रेडिकल। और इस फ्री रेडिकल का हमने नाम भी दिया है, इसको हमने क्या नाम दिया है, मिथाइल। ठीक है, और इसको लिखेंगे ऐसे CH3 और इस कार्बन के साथ एक डॉट लगा देंगे, ये बताने के लिए कि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि ये बॉन्डिंग के लिए तैयार है। क्लियर? I have a question. यस फारिस। Shouldn't both of the CLs have 7? Because one has 6 and one has 7. नहीं, बोथ हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने Seven. बना गलत दिया होगा अगर ऐसा कहीं बना दिया है तो, बट बोथ मस्ट हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स ना। Seven. ठीक है, 7 ही है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, हाँ ये एक मैंने कम बना दिया। बोथ मस्ट हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स। Seven. सही है। राहिम, बात समझ आ गई फ्री रेडिकल के बारे में? जी सर। ठीक है, तो फ्री रेडिकल आर फॉर्म ड्यूरिंग होमोलिटिक फिजन व्हेन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वली डिवाइडेड। इसके अलावा एक और फिजन होती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं हेटेरोलिटिक फिजन। अब अगर मैं इसी क्लोरीन मॉलिक्यूल की एग्जांपल कंसीडर करूं तो इसमें क्या होगा कि इसकी जो ब्रेकिंग इस तरह से हो, बॉन्ड ब्रेकिंग, के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही एटम के पास चला जाए पूरा का पूरा। व्हेन shared pair of electron goes to one atom only, तो such a fission is known as heterolytic fission।
तो इसमें क्या होगा, एक क्लोरीन, उसके पास अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, और जिस क्लोरीन पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन चला गया जो उसका नहीं था और उसके पास चला गया है तो उस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो सच अ टाइप ऑफ फिजन, बॉन्ड फिजन, इज नोन एज हेटेरोलिटिक फिजन। और जिस पे नेगेटिव चार्ज आया है उसको हम कहते हैं कि इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, और ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ऑर्गेनिक में जब ये इस तरह से बनता है तो इसको हम कहते हैं दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं NU लिख के U पे 2 डॉट डाल देते हैं। और जिसके पास से इलेक्ट्रॉन चला गया है उसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ऐसे चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल पे हम इस तरह से पॉजिटिव चार्ज डाल देते हैं, E लिख के पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है फारिस, यस यू कैन कॉल इट एनाइन और कैटाइन, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्योंकि ये जो होता है ना ये बीच में बनते हैं ये, और बीच में बनने के बाद विद इन अ रिएक्शन ये फिर आगे किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी कॉल देम न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। और तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की जो बेसिक डेफिनेशन होती है, इट्स समथिंग लाइक कि न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन, whereas electrophile they are electron loving groups, they gain electron, क्योंकि पॉजिटिव है ना इसके पास, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देगा। So if it gives away its electron to a stronger element, it's a nucleophile, and if it's taking it from a weaker element, it's an electrophile. आई डोंट नो स्ट्रॉन्गर और वीकर की क्या बात कर रहे हो, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, या नेगेटिव की तरफ जाएगा या इलेक्ट्रॉन लेगा। न्यूक्लियोफाइल जो है उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन देने के काबिल है। अच्छा देखो, एक फाइल मैं भेजता हूँ, उस फाइल को ना थोड़ा बहुत अगर पढ़ने की कोशिश करोगे तो जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, जस्ट रीड इट आउट, ओ लेवल वाली चीजें। उसके बाद आपको ये एक पेज दिखेगा इसमें जिसमें जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फैमिलीज होती है ना, जैसे अभी तो हम एल्केन्स देख रहे हैं, फिर एल्कीन्स आती है, फिर अल्कोहल्स आती है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड आती है, फिर कीटोन है, एल्डिहाइड है, एस्टर है, एसाइल क्लोराइड्स है। तो इनमें से हम लोग जो एएस में पढ़ने वाले हैं तो सारी की सारी एएस में नहीं है, जैसे एल्कीन्स है एएस में, एरीन्स नहीं है एएस में, हेलोजिनो एल्केन्स है एएस में, अल्कोहल्स है, फिनॉल्स नहीं है, एल्डिहाइड्स है, कीटोन्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, एस्टर्स है, एसाइल क्लोराइड्स नहीं है, अमाइंस थोड़ा बहुत है, अमाइड्स नहीं है, बाकी A2 में चला जाता है। तो ये टेबल पर एक नज़र देख लेना, कोई इसमें से कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, ये आहिस्ता आहिस्ता हम इन पे पूरे पूरे चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये समझ आ जाएगा तुम लोगों को। फिर हाइड्रोकार्बन हमारे पास कितने तरह, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये ओ लेवल में देख चुके हो। एल्केन को हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं जो एल्कीन्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास ना एक रिप्रेजेंटेशन है, मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला जो हम बनाते हैं ना, तो अभी देखो एल्केन का मैं एक रिएक्शन पढ़ा रहा था, वो मैं पढ़ाते पढ़ाते रुक गया हूँ, मैं फिजन पे रुक गया हूँ क्योंकि वो जो रिएक्शन है ना वो फिर वो काफी टाइम लेता है। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट तो कर देंगे लेकिन वो खत्म नहीं हो सकेगा, इसलिए हम वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे थर्सडे वाली। तो एक छोटी सी चीज, हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फॉर्मूलाज यूज होते हैं ना, एक तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज हो रहा है हर जगह पे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो पूरी केमिस्ट्री में यूज होगा, विच शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एम्पेरिकल फॉर्मूला भी जानते हो आप लोग, जो कि सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल बताता है, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। अच्छा, फिर हम लोगों ने एक नया फॉर्मूला, डिस्प्लेड फॉर्मूला। डिस्प्लेड फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें मैं सारे के सारे बॉन्ड्स दिखा दूं, व्हेन ऑल बॉन्ड्स आर शोन, वो डिस्प्लेड फॉर्मूला होता है। फिर एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखा जिसमें मैं सिर्फ कार्बन को शो कर रहा हूँ अलग अलग, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड शो नहीं कर रहा, सिर्फ H3H2 के साथ लिख रहा हूँ।
जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है पेंटेन C5H12, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखो तो सिंपल नंबर इसमें कोई है ही नहीं, 5 से दोनों डिवाइड होंगे तो C5H12 ही रहेगा। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एम्पेरिकल फॉर्मूला इन एएस ऑर्गेनिक। डिस्प्लेड फॉर्मूला की बात करें तो इसमें हमारे पास सारे बॉन्ड शो करने हैं, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पे सारे हाइड्रोजन लग जाएंगे, दिस इज डिस्प्लेड फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लोगों ने कैसे शो करा? स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज दिस CH3 CH2 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 CH3, दिस इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला को ना हम लोग अक्सर ऐसे भी दिखा देते हैं, CH3 और 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड शो कर देते हैं डंडी मार के। तो ये भी एक तरीका है स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखने का। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, CH3 CH2 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने उसको ब्रैकेट में डाल के 3 लिख दिया ताकि मैं जल्दी लिख सकूं उसको। ब्रैकेट डालने का एक मकसद और होता है, जब हम ब्रांचेस में बात कर रहे होते हैं ना स्ट्रक्चर फॉर्मूला में, मतलब अगर तुम लोग अभी थोड़ी देर पहले ब्यूटेन के लिए या वो याद हो जहाँ आइसोमर बना रहे थे, जैसे यहाँ पे CH3 है, इसका अगर मुझे स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप ऐसे लिखोगे कि आपने लिखा CH3। अब ये कैसे शो करोगे कि सेकंड कार्बन पे ब्रांच में एक CH3 है? तो उसके लिए हम CH लिख के ब्रैकेट डाल देंगे और फिर बीच में CH3 लिख देंगे, CH2 CH3। तो ब्रैकेट डालने से हमें ये पता चलता है कि CH3 ब्रांच में। तो तुम्हारे जहन में सवाल आएगा कि जब हमने यहाँ ब्रैकेट डाला है तो CH2 ब्रांच में क्यों नहीं है? देखो CH2 ब्रांच में नहीं हो सकता, CH3 ब्रांच में हो सकता है, क्योंकि ब्रांच में अगर एक कार्बन है तो उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए 3 हाइड्रोजन उसके साथ लगे हुए होंगे ना। तो अगर CH2 ब्रांच में जाएगा तो वो वैलेंसी पूरी नहीं होगी। तो यहाँ पे ये देख के आपको ऑब्वियस हो जाता है कि ये स्ट्रेट चेन होगी और ये ब्रांच चेन होगी। अब ये चीज इतनी आसान नहीं है कि वाकई ऑब्वियस हो गई। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे ऑर्गेनिक पढ़ते जाओगे ना और क्वेश्चंस करोगे, फिर तुम लोगों को पता चलेगा कि ये जो मैं ब्रैकेट वाली बात कह रहा हूँ, सिर्फ इतनी सी चीज देख के मैं कैसे आइडेंटिफाई कर लूँ कि यार ये ब्रांच में, नीचे वाला ब्रांच में CH3 है, ऊपर वाला ब्रांच में नहीं है, वो स्ट्रेट चेन है। मैं किस तरह से, ये आपको बार बार ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, वो क्वेश्चन में बना हुआ देगा, आपको इस तरह से फॉर्मूला लिख देगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। और स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखते ही, उस पर नजर पड़ते ही तुम्हारे जहन में ना शेप बॉन्डिंग डिस्प्लेड फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि यार ब्रांच में क्या लगा हुआ है, चेन में क्या है। तो ये आराम आराम से आएगा, एक क्लास में नहीं आ जाएगा। तो जैसे जैसे अभी हम करते जाते हैं ऑर्गेनिक, ये आ जाएगा। बहरहाल हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा, डिस्प्लेड फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला है जो ऑर्गेनिक में यूज होने वाला है बहुत, वो है स्केलेटल फॉर्मूला। स्केलेटल फॉर्मूला में हम बस इसका ढांचा बनाते हैं, जो नाम सजेस्ट कर रहा है ना स्केलेटल फॉर्मूला, वो क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कार्बन है ना सारे पेंटेन में, तो मैं क्या करूंगा, इस तरह से लाइनें बना दूंगा, और जहां जहां लाइनें टर्न हो रही है ना 1 2 3, जहां जहां, बल्कि इसको रुको ऐसे बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ एक कार्बन होगा, यहाँ ज्वाइंट पे एक कार्बन होगा, 5 ज्वाइंट मैं अगर पूरे कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ 5 कार्बन है। और इन कार्बन के साथ इनके हाइड्रोजन होंगे, इनके 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए। पहले कार्बन के साथ 3, जो दूसरा कार्बन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन, तीसरे कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन, चौथे कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन, और 5वें कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। तो हमें स्केलेटल फॉर्मूला में ना तो कार्बन लिखने की जरूरत होती है, ना हाइड्रोजन लिखने की जरूरत होती है। ये जॉइंट्स होते हैं, ये ऑब्वियस होता है कि ये कार्बन है और इसके साथ इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगे हुए होंगे। तो अगर मुझे पेंटेन, ये पेंटेन है ना, इसका अगर मुझे स्केलेटल फॉर्मूला बनाना है तो बस मुझे जो है ना सिर्फ इतनी सी चीज बनानी पड़ेगी। मैं क्या करूंगा, इसका दिस इज पेंटेन। इसी तरह अगर मुझे इथेन बनाना है तो इथेन के लिए मैं एक ऐसी लाइन बना दूंगा, दैट्स इट। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है। जैसे CH4 का तो स्केलेटल फॉर्मूला हम नहीं बना सकते, डिस्प्लेड फॉर्मूला CH4 का तुम लोगों ने देखा ऐसा होता है। इथेन की अगर हम बात करें तो इथेन का फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6, उसका डिस्प्लेड फॉर्मूला
ऐसा होगा जिसमें मैंने 6 हाइड्रोजन लगा दिए और इसका स्केलेटल फॉर्मूला कुछ बस एक लाइन होगी, क्योंकि इसमें यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, बाकी 6 हाइड्रोजन है, तो ये लाइन इज इनफ टू शो दिस इज द स्केलेटल फॉर्मूला ऑफ इथेन। इसी तरह अगर मुझे प्रोपेन बनाना है C3H8, तो डिस्प्लेड फॉर्मूला ये होगा, बाकी इनके साथ हाइड्रोजन है। अच्छा, मैं सारे हाइड्रोजन लिख नहीं रहा, चलो इसमें लिख देता हूँ। और इसका जो स्केलेटल फॉर्मूला होगा वो इस तरह से होगा 1 2 3, दैट्स इट। दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला कि यहाँ कार्बन कार्बन कार्बन, बाकी जगह हाइड्रोजन, लेकिन हमें ये सारे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो लाइनें ट्रायंगल देख के पता चल जाएगा दिस इज प्रोपेन। फिर C4H10, इसका अगर मैं डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाऊं तो 4 कार्बन और बाकी सब जगह पे हाइड्रोजन होंगे, और इसका जो स्केलेटल फॉर्मूला होगा वो ऐसा होगा, दिस इज द स्केलेटल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। इसी तरह पेंटेन का भी हमने देखा, हेक्सेन, हेप्टेन, सबका स्केलेटल फॉर्मूला, बस ये ज्वाइंट्स बढ़ते जाएंगे। तो मेरी तरफ से तुम लोगों का जो होमवर्क है कि आप लोगों ने पेंटेन से ऑक्टेन तक या इनके डिस्प्लेड फॉर्मूला, इनका स्केलेटल फॉर्मूला बना के प्रैक्टिस करना है। बाकी ये आपको यहाँ पे स्केलेटल फॉर्मूला इतने नहीं बने हुए, बहरहाल थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। पेंटेन से मीथेन से ऑक्टेन तक एक बार चेक करवा देना, समझना है। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग खैर बाद में देखेंगे, साथ साथ चलेगा वो। और एल्केन, तो आज की क्लास जहाँ तक पढ़ी है ना वो थोड़ी रिवाइज कर लेना। वैसे मैंने तुम लोगों को गूगल क्लासरूम दिया था ओ लेवल का, उस पर अगर ओ लेवल ऑर्गेनिक रिवाइज कर सकते हो, लेक्चर सुन सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो थोड़ा सा जल्दी समझ आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।